अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.15 देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर उसको आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को डील करने से पहले। छोटा सा चीज़ आप अगर देख लो, ये समझ रहे होगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको तो पता होगा, अगर मान लिया जाए दो वेक्टर है, ठीक है, अगर दो वेक्टर है इस तरीके से, एक वेक्टर इधर है और मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर बराबर है और दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, अगर दो वेक्टर, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि अगर दो वेक्टर, इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं इसलिए बताना जरूरी है, एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर यहाँ है, दोनों वेक्टर अगर बराबर है तो जो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो तो एकदम बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि ये रिजल्टेंट मेरा इसके साथ भी 45 डिग्री हाफ एंगल बनाएगा और इसके साथ भी कितना 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों मेरा सेम है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो बीच से रिजल्टेंट जाएगा ना, इसके साथ भी 45 इसके साथ भी 45। इतना आप समझते हो अगर, तो ये क्वेश्चन को आप यूँ उड़ा दोगे, यूँ। बस हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, समझिए, फिर आराम से आप खुद मेरे साथ साथ सॉल्व कर लोगे। देखो, इसमें सबसे पहले बोला क्या कि मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, वो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और बस कुछ नहीं, हो गया। और इसमें बार मैग्नेट रखा हुआ है, छोटा सा बार मैग्नेट, नन्हा मुन्ना सा बार मैग्नेट है। ठीक है, अच्छा, तो बार मैग्नेट में और क्या बोला जा रहा है, मान लिया जाए साउथ और नॉर्थ है, यहाँ ले लेते हैं। इसमें एक बात बोल दिया था कि जो बार मैग्नेट है ना भैया, वो बार मैग्नेट का जो एक्सिस ऐसा होता है, ऐसे इसको एक्सिस कहते हैं। बार मैग्नेट का जो एक्सिस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे रख दिए। हम चाहते तो ऐसे भी रख सकते थे, या फिर इसको ऐसे रख करके मैग्नेटिक फील्ड कर, बस करना मकसद यही था कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी लिए और मैग्नेट का जो एक्सिस है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखना था, तो रख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है कि इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों को मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस और इक्वेटर पे जो होना चाहिए वो मेरा 45 डिग्री एंगल पे आना चाहिए। क्या है समझते हैं, अच्छे से प्रेम पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले इस बार मैग्नेट का दिया हुआ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना, और क्या, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इतना गॉस दिया हुआ था, तो उसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किए तो टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे टेस्ला में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जूल पर टेस्ला ऐसा यूनिट में है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। तो ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड मेरा इतना टेस्ला है और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो ए नंबर को डील करेंगे, यानी कि बाइसेक्टर पर बात करेंगे। बाइसेक्टर इसका इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, किधर भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर वगैरह में। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर ही ऐसे बाइसेक्टर ले लिए। ठीक है, बोला क्या कि भैया बाइसेक्टर पे यहाँ पर जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड माने कौन कौन, अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, दोनों को अगर इस पॉइंट पे मिला देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मेरा जो है ना बी नेट मैग्नेटिक फील्ड को इस अर्थ वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो इसका मतलब जानते हो आप इस सिचुएशन क्या है, तो बताइए कि यहाँ से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। अरे देखो बहुत आसानी से होगा, यानी कि देखो क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये हुआ, इधर हम लोग का एक्सियल पॉइंट जैसा सोच सकते हैं, साउथ से नॉर्थ इधर हुआ, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी बाइसेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो तो मेरा क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के उल्टा डायरेक्शन में होता है, आपको मालूम होगा ना, पिछले भी कुछ क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, 5.14 5.13 सब में बातचीत किए थे कि ये जो है इस साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो बाइसेक्टर पे उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये बार मैग्नेट ना, वो तो मेरा इसके उल्टा डायरेक्शन में। अच्छा, और अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है BE
अर्थ के कारण ये मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो अब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट हमारा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ये मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और बोल रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को 45 डिग्री एंगल अगर बना रहा है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान लो R1 बोल दिए, ये दूरी को, ठीक है। तो 45 डिग्री, अब आप देखिए तो यहाँ पे क्या फंडा हुआ, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, बता दिए अभी, ये दो वेक्टर बराबर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है मेरा 45 का एंगल बनाएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों, जो ध्यान रखना है, ये दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है और ये जो रिजल्टेंट है ये मेरा इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45 बना रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर बराबर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि दो वेक्टर है भैया, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है और रिजल्टेंट एकदम बीच में, तो रिजल्टेंट बीच में आने का मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा तभी ना, इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45 बना रहा है। इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि इस पॉइंट पर अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस बार मैग्नेट के कारण जो उधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों बराबर होगा, और दोनों चूंकि 90 डिग्री पे तो होना तय है, क्योंकि पहले ही एक्सिस परपेंडिकुलर बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड के। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इसके उल्टा डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 45 बना रहा है, तो डेफिनेटली इसके साथ भी कितना बना रहा होगा भैया, 45। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है। 480p में देखिए, कम से कम थोड़ा सा ये छोटा बन गया, सॉरी फॉर दैट, खैर कोई नहीं। तो इधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पे उल्टा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों डेफिनेटली बराबर होगा, तभी तो रिजल्टेंट बेचारा दोनों के साथ 45, ये 45 तो बाकी बचा है भी तो 45, क्योंकि दोनों तो 90 है ना। तो इसका मतलब हमको ये डील करना होगा इस हिसाब से कि अर्थ का जितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, यानी कि कितना, इतना अर्थ का, वही इसके कारण इक्वेटर पे उधर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि BM का मान भी यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा, इसी के बराबर होना चाहिए, 0.42 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अगर इतना बात को समझ में आ गया है तब हम लोग आगे डील कर सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना है, फिर से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग BM पे पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पर भी देखेंगे, ठीक है, एक्सिस पर भी देखेंगे। तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ से R1 दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इतना ही होना जरूरी है, तभी जाके ये संभव है कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों बराबर होगा तो रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, 45 बनाएगा, है ना। 45 रिजल्टेंट को 45 बनाना चाहिए, तो बना रहा है, ठीक है। तो अब बताना है कि यहाँ से उस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी हम निकाल लेंगे, चूँकि BM बराबर इतना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा M पॉइंट पे यानी इक्वेटर पे कितना होना चाहिए, 0.42 × 10⁻⁻4, इतना टेस्ला होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, μ0/4π × क्या, M/r³। तो यहाँ से यहाँ तक R जो दूरी है, उस दूरी को तो हम लोग R1 बोले हैं, तो R1 बोल दिए यहाँ पे 0.42 × क्या, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये गॉस से मेरा किस में, टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, μ0/4π की बात करें तो μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5.25 × क्या, -2। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे R1 का क्यूब बचा, तो ठीक है, बराबर 0.42 × 10 क्या, -4, ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसको यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो 10⁻, एक काम और करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 10⁻⁻2 और 10⁻⁷, ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया 10⁻9 × 5.25 डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे वाला को उधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, थोड़ा बहुत है ना मैथमेटिक्स, ठीक बाबू, नहीं तो दिक्कत होगा जाएगा बच्चा, ठीक है। 10⁻⁻4 ये उधर चला जाएगा, तो R1 का क्यूब। अब इतना NCERT का सवाल सब बनाते बनाते उम्मीदतः अब आप ठीक हो चुके होंगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ये पॉइंट उड़ाओगे, यहाँ से भी पॉइंट उड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है यहाँ। अच्छा, 42 से ये जानते हो 12.5 बार में कट जाता है, 12.5 बार में कट जाता है, ठीक है, क्योंकि 1050 तो इससे
25 बार में, ठीक। तो 42 से इसको, यानी कि इसको डायरेक्ट आप इसको और इसको घटाओगे तो ये 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या दिमाग लगाना है, चलिए ठीक है, अब यहाँ के बाद आगे सोचते हैं। तो हमारा है इधर हो गया 10 टू द पावर -9 इंटू क्या 12.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर क्या -4 इज इक्वल टू R1 का क्यूब। अब यहाँ से क्या क्या तिगड़म लगाएंगे हम लोग, जरा देखिए। 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -9 है, तो ये कटेगा ना, -4 और -9, तो ये 10 टू द पावर क्या -5 इंटू 12.5 बराबर क्या R1 का क्यूब। क्या इसमें भी दिक्कत होता है क्या कैलकुलेशन में? 10th क्लास का बेसिक अगर कमज़ोर है तो हो सकता है आप लोग को, लेकिन इतना NCERT सॉल्यूशन बनाते बनाते हो सकता है ठीक हो गया होगा। चलो, तो अब इसके बाद क्या करें भैया, 12.5 गुना 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू R1 का क्या है क्यूब है। अब तनिक दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, क्या करें बराबर R1 का क्यूब है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें तो हमारा थोड़ा एगो सेटिंग बैठ जाएगा ऐसा कि हमको इधर का क्यूब है, तो जब इधर लाएंगे तो इधर भी टोटल के पावर में 3 रहे अगर, और इधर का से जब पावर 3 आएगा 1/3 होगा तो थोड़ा मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125 और गुना 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 बराबर R1 का क्यूब। थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 125 गुना 10 का पावर क्या -6 ना, ये कुछ नहीं, नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा ना पावर, -1, तो -1 और -5 -6 R1 का क्या हो गया क्यूब। अब इसको आप देखो तो ये 25 125 यानी 5 का पावर 3 गुना इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -2 का पावर 3 लिख सकते हो बराबर R1 का क्या क्यूब। 10 का पावर -2 और 3, 2 तिया 6 हो जाता है, 10 का पावर -6, ये भी ठीक है। 25 125 ये भी ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, अच्छा लगता है क्या, R1 का क्या हो गया मेरे पास क्यूब, और बराबर ये बराबर क्या ये संख्या है, तो ठीक है। तो 5 का भी क्यूब है और 10 का पावर -2 का भी क्यूब है, तो टोटल का पावर क्यूब लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो दोनों तरफ से क्यूब कटा सकते हो चाहो तो, ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 का क्यूब, और जब इधर से मेरा ये टोटल ये 3 उधर जाएगा तो क्या 1/3, कोई बोलेगा बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ये सब क्या कर, 3 कट गया, ठीक है। तो R1 बराबर क्या हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -2, इतना तो आया मीटर। अच्छा, ये 10 टू द पावर -2 तो सेंटीमीटर में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, है ना। तो इजीली हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो R1 बराबर ये तो मेरा क्या 5/100 मीटर है ना, तो इन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R1 बराबर क्या 5/100 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या कट करके 5 सेंटीमीटर मेरा क्या आंसर हो जाएगा। तो R1 का मान हमारा आया कितना, R1 का मान आया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब इसी सवाल में एक पोर्शन और बी में बोल रहा है कि इसके एक्सियल पॉइंट पर हमको वो ऐसा जगह खोजना है जहाँ पर कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो आप एक दिमाग से ज़रा सोचिए कि इसके कारण जो एक्सियल पॉइंट पे होता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, और अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, और इसको दोनों को बराबर होना होगा, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा एकदम बीच में यानी कि 45 डिग्री पे बनेगा। इसके साथ 45 और इसके साथ भी क्या 45 बना लेगा, है कि नहीं। नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बी नेट मेरा हो गया ना बीच में, तो यानी कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा मैग्नेट के कारण, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरा इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस केस में BM। अब BM बोलने का मतलब ये भी हमको तो उतना ही होना पड़ेगा, यानी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कितना होना पड़ेगा भैया, जैसे अर्थ के कारण होना हुआ था ना, जितना था ना इतना उतना ही हमको होना पड़ेगा, यानी कि 0.42 इंटू क्या 10 टू द पावर -4 टेस्ला ही इसको भी होना पड़ेगा तब ना,
अब उसका कहानी खत्म हो गया, यहाँ से R1 दूरी। अब आप सोचोगे कि R1 दूरी इधर, तो इधर भी R1 दूरी नहीं, क्योंकि यहाँ का डबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ से क्या कहते हैं 2R1, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ से सीधा हमको देखना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास मान लिया जाए R2 है। तो यहाँ से R2 दूरी पर हमको देखना होगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना इस डायरेक्शन में, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तब ना ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। और दोनों के बीच चूंकि 90 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच चूंकि 90 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट एकदम 20 से पास करेगा, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 45 और इसके साथ भी क्या 45 बनाएगा, तब बीच में जाएगा, तब है ना सिंपल लॉजिक। क्या दो वेक्टर बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीच में जाता है। तो हमको यहाँ पे अब यानी कि ये पता करना है कि यहाँ से R2 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के कारण इतना होना चाहिए हमारा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ही बराबर, इस ये और ये बराबर, तब ना रिजल्टेंट बीच में, ये के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो इसके साथ भी 45। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि यहाँ से R2 दूरी पर जो ये बन रहा है, तो R2 मेरा कितना है। जैसे इधर लगाए थे वैसे ही इधर करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको A नंबर का ये चीज़ को ऐसे करके मिटाते हैं और B नंबर में हाथ लगाते हैं। चलिए देखिए आगे। तो अब B नंबर में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो लिख सकते हैं ना, BM जो होगा मेरा वो इस बार यहाँ वाला केस में BM जो है, वहाँ केस में अलग BM, यहाँ केस में भी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे, उसका फार्मूला होता है कितना, μ0/4π इंटू कितना 2m/r³। तो यहाँ पे R मेरा कौन सा है, R2 ऐसे बोल सकते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी हमको फिर से 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴ ही लेना है। μ0/4π का मान 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m जो है, इसका मान मेरे पास कितना है, ये बता जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5.25 इंटू 10⁻2 है, तो μ0/4π का मान इतना। ठीक है, 2 का ऐसे ही छोड़ दिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वैसे ही, अब बटे में R2 जो है उसका क्या करना है, हमको क्यूब करना है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल है, इस R2 को इधर लेके आ जाते हैं, R2 का जो क्यूब है मेरा ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 10⁻, ये हो गया 10⁻⁷ इंटू ये इससे क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5, लेकिन मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 2 इंटू 5.25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेके गए हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको ऐसे ही करो, पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, उड़ा देते हैं। ठीक है, इसीलिए इससे गुना नहीं किए थे हम लोग। R2 का क्या करना है, क्यूब छोड़ देना है। अब देखो तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा 10⁻⁷ 10⁻², तो ये हो गया 10⁻⁻⁹ इंटू 525 गुना 2 1050 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो गया 42 गुना 10 का पावर -4। ठीक है, 42 से ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो R2 का क्यूब बराबर 42 से ये 21 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा कितना 21 गुना 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴, कुछ भी छूटा नहीं। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये इतना इतना हो गया, 21 बार में नहीं सॉरी, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, ठीक है 25 बार में कटेगा। अच्छा चलो, अब यहाँ पे इतना हो गया, अब इसको इधर इससे कटाएंगे तो R2 का क्या है यहाँ पे क्यूब बराबर ये इससे कटेगा, तो 25 गुना ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब इस इधर क्यूब है तो इधर भी हमको ऐसा सेटिंग बैठाना होगा ताकि मेरा पिछले सवाल के जैसा ही काम बन जाए। तो अपने मन से 10 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं। तो R2 का क्या करना है, क्यूब बराबर ये 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 250 और गुना में ये क्या कहते हैं 10⁻⁵ बटे क्या है 10 है, तो R2 का क्यूब बराबर ये तो 250 हो गया है, गुना में ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶। अब हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, इसको R2 का कैसे कैसे करके सॉल्व करेंगे भाई। R2 का क्यूब तो 250 है ना, तो इसको 25 25 125, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 10⁻⁻² का क्यूब लिख सकते हैं ना, 10 का पावर -2 का क्या है क्यूब,
और ये बचे 25, बचे 125 दूना 250, तो यानी कि ये R2 का क्यूब बराबर हो गया 5 का क्यूब इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 का क्यूब। तो अब इसको आगे यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स लगा करके सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे करें भाई। R2 का क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए तो क्या कहते हैं, सब कुछ वैसे रहेगा, 2 रहेगा और इधर 5 इंटू ये और ये पे सेम पावर है चला हुआ, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। अब ये उधर जाएगा तो R2 का R2 है और ये उधर जाएगा तो 2 के पावर में भी 1/3 हो जाएगा गुना इस टोटल के पावर में भी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 जो है इसका जो क्यूब है इस टोटल के पावर में भी 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर 2 टू द पावर 1/3 है, तो 2 टू द पावर 1/3 जो होता है वो हो जाता है मेरा 1.2599। इसका पावर इतना करेंगे तो ये इतना आएगा, इंटू इसका तो पावर कट गया तो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 रह गया। ठीक है, तो R2 बराबर 1.2599 इंटू ये तो 5/100 हो गया ना, 10 नीचे आएगा ना 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया R2 बराबर क्या आते हैं, ये मेरा 1.2599 इंटू क्या आते हैं 0.05। ठीक है, अब आप देखो तो R2 बराबर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.062995। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, तो R2 बराबर मेरा क्या कहते इतना है, तो इसको 0.063 लिख सकते हैं, इतना मेरा क्या है मीटर। अब सेंटीमीटर में करना है, इन सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 बराबर 0.063 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना भी आंसर छोड़ सकते थे, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ा के 1 2 3 ये कैंसिल, 10 तो 6.3, इतना सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस चैप्टर के PDF नोट्स वगैरह के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com, वहाँ पे जरूर विजिट करना। बाय बाय।